इस मंच पर जितने भी लोग आ रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी से बात करते हैं तो लगता है बीजेपी जीत रही है। अभी आपसे बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एकदम आप तो जीत ही गए। तो आज मगर मैं बता दूं, हम जीतने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अमित जी, हर चुनाव से पहले सब पार्टियां यही कहती हैं, दावे तो सभी करते हैं और आप भी हमेशा करते हैं, और दावे कभी सही निकलते हैं कभी गलत निकलते हैं। लेकिन आज हम ये चाहेंगे कि आप, पूरा देश इस समय सुन रहा है, बेंगलुरु और कर्नाटक भी सुन रहा है, और आप एक रणनीतिकार हैं। अब रणनीतिकार आप हैं, लेकिन रणनीति जितना भी आप, मैं ये रणनीति कांग्रेस के लिए नहीं पूछ रहा हूं, ये वोटर्स के लिए पूछ रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या है और आपका रोड मैप क्या है इस कर्नाटक चुनाव के लिए। देखिए, जहां तक कर्नाटक का सवाल है, आपने वोटर के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, इसलिए मैं सबसे पहले कर्नाटक के वोटर के लिए बात जरूर करना चाहता हूं। किसी भी राज्य के विकास के लिए ऐसी पार्टी को चुनना बहुत जरूरी है जो सामाजिक रूप से राज्य का एकीकरण कर कर सामाजिक न्याय में विश्वास रखती हो, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और संस्कृति को मजबूत करना चाहती हो, गरीबी उन्मूलन के माध्यम से जनता के बीच में आर्थिक स्तर में समानता लाने का प्रयास करने वाली पार्टी हो, और चौथा, समग्र दृष्टि से विकास को आगे ले जाने वाली पार्टी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, या टेक्नोलॉजी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हो, ये विजन जिस पार्टी के पास हो। और मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने ये चारों क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा किया है और कर्नाटक की जनता का भरोसा हमने प्राप्त किया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जहां तक सामाजिक दृष्टि से न्याय का सवाल है, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से 4% मुस्लिम आरक्षण कर रखा था। मैं गैर संवैधानिक तरीके से इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को, रिजर्वेशन को सहमति नहीं देता है, परंतु कर्नाटक में कर रखा था। कर्नाटक सरकार ने ये 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर SC, ST, वोकलिगा और लिंगायत चारों बड़े समुदाय को, मतलब OBC, ये सभी समुदाय के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। तो जो स्पेशल राजनीतिक फायदा लेने के लिए स्पेशल फेवर थी, उसको हमने समाप्त किया है, संविधान को ऑर्डर में लाने का काम किया है, और जिनका अधिकार था उनको देने का भी काम किया है। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर 75 साल तक कई सरकारें ऐसी चली जिसने 2 देश बना दिए थे। 80 करोड़ लोग एक और थे, 50 करोड़ लोग एक और थे। 80 करोड़ लोग ना तो देश के अर्थतंत्र का हिस्सा थे, ना वो अपने आप को देश के राजनीतिक कार्यक्रमों में, मतलब चुनाव में, अपने आप को एक बड़ा बेनिफिशियरी देखते थे। ना उनके पास पीने का पानी था, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, ना घर था तो घर में बिजली नहीं थी, बिजली थी तो टॉयलेट नहीं था, गैस का नामो निशान नहीं था, खाने को अनाज नहीं था। आज मैं आंकड़ों के साथ कर्नाटक की जनता को बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 9 साल के अंदर हमने हर किसान को, 54 लाख किसानों को हर साल, नरेंद्र मोदी सरकार और मुंबई सरकार मिलकर हर साल 10,000 रुपया देती है, और लगभग 10,000 करोड़ रुपया हमने किसान के बैंक अकाउंट में सीधा डालने का काम किया। इसके साथ साथ लगभग आयुष्मान भारत योजना से 1.38 करोड़ लोगों को हमने 5 लाख तक के सारे स्वास्थ्य के खर्चे की चिंता से मुक्त कर दिया है। आज वो व्यक्ति को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा नहीं करना है। इसके साथ साथ लगभग 9,700 करोड़ के खर्चा से
43 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया है। हमने शौचालय 48 लाख घरों में आजादी के 70 साल के बाद टॉयलेट बनाने का काम किया है और लगभग 4 करोड़ लाभार्थी को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। 37 लाख गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना का हमने कनेक्शन दिया है और 4,10,000 घर गरीबों को बनाकर दिए हैं। इससे ये पूरे कर्नाटक की लगभग 1 करोड़ की आबादी को ऐसा लगता है कि कोई सरकार हमारा सोच रही है। और मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं कर्नाटक की जनता को, वो तभी संभव है जब डबल इंजन सरकार हो। ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है और नीचे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तभी संभव है। क्योंकि कई राज्य सरकारों का हमारा अनुभव है कि नरेंद्र मोदी जी को यश मिलेगा ऐसे भय से नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को वो नीचे नहीं पहुंचने देती। जैसे दिल्ली में आयुष्मान भारत की योजना दिल्ली वालों को नहीं मिल रही है क्योंकि केजरीवाल जी को डर है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। किसान सम्मान निधि कई सालों तक बंगाल के किसानों को नहीं मिली क्योंकि ममता जी नहीं चाहती थी कि बंगाल के किसान के अकाउंट में मोदी जी का चेक जाए। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो डबल इंजन सरकार है तभी ये सारे बेनिफिट नीचे जा रहे हैं। लेकिन आपको ये 2 उदाहरण आपने दिए, वो दोनों मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोकप्रिय हो रहे हैं, फिर भी जनता वहां की उन्हीं को वोट दे रही है, आपको नहीं दे रही। ये भी तो एक टिप्पणी है। नहीं जरूर है, मगर आप ये नहीं देख रहे हैं दोनों जगह हमने हमारी स्थिति को बहुत इंप्रूव किया है। हमारी 2 सीटें थी, आज बंगाल में 77 सीटें थी। हमारी 1 ही सीट थी लोकसभा की, आज बंगाल में 18 है। और लिख कर रखना 24 के चुनाव में हम 35 से ज्यादा सीटें बंगाल में जीत कर आए और दोनों बार 6 की 6 लोकसभा सीटें दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.